12 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर से पूछा जाएगा और ये ऑल टाइम का फिक्स है। वो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। आज तक आप लोगों का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें हर बार पूछा है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैक बोर्ड नंबर 1। तो आप लोगों को इसका सिलेबस स्टार्टिंग में ही बताया गया था। मैथमेटिकल फिजिक्स से आप लोगों का 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा चुका है पिछले वीडियो के अंदर, और एक लॉन्ग क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर से पूछेगा। तो ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है रिव्यू के अंदर, उसमें 99% टाइम ये क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन आप लोगों को लिखवा भी दिया जाएगा और ये क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो एक बार आप क्वेश्चन को सुन लीजिए, लास्ट में लिखवा भी दिया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में लिखाया गया है, और एक्सप्लेन द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यही क्वेश्चन होता है और 12 मार्क्स में पूछता है। तो हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आप लोग जैसा देख सकते हो कि आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक फिक्स रहता है। और इस टॉपिक का नाम देख सकते हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। एक एक टर्म का मतलब आप लोगों को समझाया जाएगा, डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी को हम लोग और लिख सकते हैं, हायर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब इसका मतलब क्या है, आप लोगों तो पता था डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, बताए थे कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। इसके साथ लग गया है लीनियर। लीनियर का मतलब जिसका पावर 1 हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और हायर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जिसमें पावर बढ़ते जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रहेगा, थर्ड ऑर्डर रहेगा, फोर्थ ऑर्डर रहेगा, तो वो है हायर ऑर्डर के लिए। और एक टर्म आप लोग देख रहे होंगे, कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो आप लोग जानते होंगे कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का मतलब होता है कि जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। क्या होता है, फिक्स वैल्यू होता है। और आप लोग एक वर्ड इसके बारे में भी सुने होंगे, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है कि वेरिएबल के साथ जो अटैच्ड नंबर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। जैसे कि आप लोग देखते थे 3x + 4y = 0। अब इसमें बोलेगा कि कोफिशिएंट कौन है, तो x का कोफिशिएंट हमारा 3 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट 4 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कोफिशिएंट के रूप में वर्क कर रहा है, लेकिन कांस्टेंट फिक्स वैल्यू होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो कांस्टेंट होता है और जो कोफिशिएंट होता है वो दोनों सेम चीज़ नहीं होता है। कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू रहता है और कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ आने वाला एक नंबर रहता है। अब यहाँ पे एक टर्म आया कि कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं उसका डेफिनेशन को। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट को सिंपली कहा जाता है फ्री कोफिशिएंट भी। क्या कहा जाता है, फ्री कोफिशिएंट। और इसका डेफिनेशन यदि देखें तो वो है, इट इज़ द कोफिशिएंट। ये एक प्रकार का कोफिशिएंट ही है, नॉट अटैच टू द वेरिएबल। ये वेरिएबल के साथ अटैच नहीं रहेगा इन एन एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन में जब वेरिएबल के साथ वो अटैच नहीं रहेगा तो उसी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट। जैसे कि अभी कोफिशिएंट के बारे में बताएं कि वो वेरिएबल के साथ अटैच्ड रहता है, लेकिन जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो वेरिएबल के साथ अटैच नहीं रहेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट। और एक और टर्म आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन को जब लिखा जाता है, जैसे 4x - 3x² + 4x³ = 0।
इक्वेशन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। ये जो इक्वेशन है ना उसी को क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। और ये जो माइनस और प्लस के द्वारा जो अलग अलग टर्म आया है उसी को हम लोग कहते हैं टर्म। वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन है इसी को क्या बोलते हैं, टर्म। और इस इक्वेशन को ही क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। तो इसका डेफिनेशन सिंपल सा है कि एक प्रकार का कोफिशिएंट है लेकिन नॉट अटैच टू द वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल के साथ अटैच नहीं रहेगा। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो टॉपिक लिखा गया उसका क्या मतलब है। हायर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये दोनों सेम ही है। तो अब हम लोग फाइंड करते हैं कि जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या फाइंड करेंगे, जनरल। और जनरल का मतलब क्या होता है, कोई फिक्स के लिए नहीं रहेगा। अगर स्पेसिफिक बोलेगा तो सिर्फ एक के लिए निकाला जाता है, लेकिन जनरल बोलेगा तो सभी के लिए निकाला जाता है। और जनरल में हम लोग क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। तो जनरल यूज करेंगे ना तो वो हायर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर सभी के लिए काम करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। और आप लोग ना साथ में नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा क्योंकि अभी तक हर एग्ज़ाम में पूछता आया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एन ऑर्डर के लिए फाइंड कर रहे हैं। nth ऑर्डर के लिए यहाँ पे क्या था, हायर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर n के लिए फाइंड कर लेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सबके लिए फाइंड कर लेंगे। और आप लोगों का सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा ना उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करना है, तो साथ में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से ये सॉल्यूशन है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन है। द जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज। और इस जो सॉल्यूशन करवाया जा रहा है ना उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, लेकिन कंप्लीट करके ही एग्ज़ाम में जाइएगा क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम 5 से 6 दिनों में अनाउंस होने वाला ही है। तो उसके लिए आप लोग इसको डेफिनेटली कर ही लीजिएगा। तो जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो हम लोग जनरल में बात कर रहे हैं तो जनरल के अंदर क्या करते हैं, हम लोग एन का यूज करते हैं। तो सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे लिखते थे, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखते थे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता था ना क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट किया गया है। अगर यहीं पे ये 2 लिखा जाता तो हम बोलते सेकेंड ऑर्डर, यहाँ पे 3 लिखा जाता तो होता थर्ड ऑर्डर। लेकिन यहाँ पे अगर n लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, n ऑर्डर का। तो हम लोग उसी का हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उसको क्या लिख सकते हैं, द जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकते हैं डी एन वाई अपॉन डी एक्स के पावर n। मतलब y का डिफरेंशिएशन कितना बार है, n टाइम्स है विथ रिस्पेक्ट टू x, नीचे वाले के रिस्पेक्ट में करते हैं। ऑफ प्लस यहाँ पे लिखिएगा p1 d टू द पावर n माइनस 1, यहाँ से घटाते चलना है। यहाँ पे n था, यहाँ पे n माइनस 1, फिर से है y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो यहाँ पर भी n माइनस 1 हो जाएगा प्लस p2 d के पावर n माइनस 2 इंटू वाई, और साथ में हो जाएगा dx n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट कर देंगे और आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो ये n माइनस 3 होगा, n माइनस 4 होगा और एक जगह पे n माइनस n भी हो जाएगा। तो लास्ट में हम लोगों का आ जाएगा pn इंटू वाई इज इक्वल टू x। अब ये y सिर्फ आएगा लास्ट में क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे करेंगे
डी एन माइनस एन इंटू वाई का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एन माइनस एन। तो किसी भी चीज़ का पावर अगर जीरो हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से हो जाएगा 0 और ये क्या बच जाएगा ये 1 और यहाँ से 1। तो यहाँ पे सिर्फ y ही ना बचा, d तो ऊपर एंड हो गया, इसीलिए हम लोग लास्ट में क्या बचा है y बचा है। और यहाँ पे ये n आ जाएगा क्योंकि P1 है P2 है P3 है, तो लास्ट में कहाँ जाएगा Pn तक। अब इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन को देख करके बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा लिखा हुआ है कि जैसे लिखते थे d के पावर 1 इंटू डी एक्स के पावर 1, उसी प्रकार से 1 के जगह पे n लिखा गया है, फिर n से घटते गया है। और ये P1 P2 P3 P4 P5 Pn क्या है ये सब के बारे में अभी बताया जाएगा, और x क्या है ये भी बताया जाएगा। तो अब हायर जो एक्सप्रेशन देख करके आप लोगों के सामने एक कॉम्प्लिकेटेड सा चीज़ आ गया होगा, लेकिन इससे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ ध्यान देते रहना है क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक ना डिफ़िकल्ट है। तो अगर आप ध्यान को इधर उधर भटकाइएगा तो समझ में नहीं आएगा और आप लोग 12 मार्क्स खो दीजिएगा। तो यहाँ पे जो P1 है P2 है P3 है और डॉट 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 Pn है, ये सब क्या है कांस्टेंट नंबर है। क्या है कांस्टेंट। और जो x है वो क्या है फंक्शन ऑफ स्मॉल x, फंक्शन ऑफ स्मॉल x। इस x का क्या है फंक्शन है। अब जैसे कि फंक्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे लिखा रहता था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो क्या होता था कि y है सो फंक्शन है किसका एक्स स्क्वायर का, क्योंकि जब जब हम x का वैल्यू कुछ देते थे y का अलग वैल्यू आ जाता था। इसी प्रकार से अभी बोल रहा है कि x क्या होगा कोई फंक्शन है, x इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल x, और स्मॉल x में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है x माइनस 1 या फिर x में हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो कैपिटल x है ना वो फंक्शन है किसका स्मॉल x का। तो ये ही बोल रहा है कि जो कैपिटल x है वो किसका फंक्शन है स्मॉल x का फंक्शन है। और P1 P2 P3 क्या है कांस्टेंट है। और आप लोगों के लिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा चीज़ दिख रहा होगा कि कितना डिफ़िकल्ट आ गया है, बट वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को सिर्फ समझते चलना है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और इस वाले इक्वेशन को ना 1 मान लेते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं देन, अगर इस प्रकार का फॉर्मेट कहीं होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि देन इक्वेशन 1 इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसी को क्या बोला जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहाँ तक समझ में आया कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। ऊपर में आप लोग देखिएगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसमें से हम लोगों ने आपको बेसिक टर्म के बारे में बताया कि कांस्टेंट कोफिशिएंट और कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है। उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन पे आए और ये सॉल्यूशन को आप लोगों को याद कर लेना है, और लास्ट में आप लोगों को क्वेश्चन भी बताया जाएगा कि किसका आंसर है, जो 12 मार्क्स के अंदर पूछेगा। तो हमने क्या बताया कि द जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्योंकि जनरल नहीं है इसीलिए यहाँ पे क्या आया पावर n आया है, और इसको इस फॉर्मेट में लिखे n घटाते गए और P1 P2 P3 Pn तक गया और लास्ट में y आया, और इज इक्वल टू x। और साथ में ये बताया कि P1 P2 P3 क्या है कांस्टेंट है,
एक्स क्या है, फंक्शन है, तो इसी को बोला जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। आप लोगों को बार बार बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसीलिए। अब इसके ऊपर ना सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जाता है और उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग वर्किंग रूल देखेंगे। तो इस वर्किंग रूल को भी आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कैसे काम किया जाता है और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। देखिए इसका वर्किंग रूल क्या है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले ना पुट करते हैं, क्या इक्वेशन 1 पहले माने उसको इक्वेशन 1 मानना ही है। तो सबसे पहले पुट करते हैं कि d/dx इज इक्वल टू डी। इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन एक टाइम। तो इसको है ना d/dx को d मान लिए हैं और d2/dx² इज इक्वल टू d²। d3/dx³ इज इक्वल टू d³। अगर d/dx है तो d मानना है, स्क्वायर है तो d² मानना है, d³ है तो d³ मानना है। और ये बढ़ते जाएगा, अगर बढ़ते जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, d⁻n इंटू dx⁻n। इसको क्या मानेंगे, d⁻n मानेंगे। और इसको कहाँ पे पुट करना है, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देना है। ये वर्किंग रूल है और ये हम लोग जनरल के लिए बात कर रहे हैं। और आप लोगों का जो क्वेश्चन आता है वो सेकेंड ऑर्डर का आता है, मतलब कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकेंड ऑर्डर, इससे हायर क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो हम आप लोगों को जो बताया जा रहा है वो जनरल के लिए है, समझना है इस बात को। तो क्या की वर्किंग रूल में कि d/dx को d पुट करेंगे, d2/dx² को d² पुट करेंगे और dn/dx⁻n को d⁻n पुट करेंगे। कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे। अब इक्वेशन 1 क्या है, देखिए d⁻n dx⁻n y प्लस p1 d⁻n-1 dx(n-1), ये क्या लिख रहे हैं, इक्वेशन 1 को लिख रहे हैं। समझना, एक एक स्टेप को समझते चलना है कि ये इक्वेशन 1 क्या था वो लिख रहे हैं, प्लस p2 d⁻n-2 इंटू y और साथ में dxn-2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाता था, n इंटू वाई इज इक्वल टू x। ऐसा था इक्वेशन 1, देखिएगा बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ था। अब क्या करने बोले वर्किंग रूल के अंदर कि पुट d/dx इज इक्वल टू d² एंड d⁻n किस में पुट करना है, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हम लोगों का ये है, तो इसके अंदर हम लोग पुट कर देंगे। देखिए d⁻n और dx⁻n का वैल्यू कितना है, dn। तो यहाँ पे पुट करेंगे d⁻n dx⁻n का वैल्यू क्या पुट करेंगे, dn। तो यहाँ पे पुट करेंगे dn और साथ में क्या बच गया, y प्लस p1 तो है ही d⁻n-1 dx⁻n-1। तो इसके जगह पे क्या पुट करेंगे, dn-1, क्योंकि जो पावर में रहता है उसी को तो बड़ा डी के ऊपर पुट करते हैं और साथ में क्या आ जाएगा, y और प्लस ये p2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा d⁻n-2, ये इसका वैल्यू है पूरा और साथ में क्या बच गया, y प्लस डॉट 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 प्लस p(n)y इज इक्वल टू x। ये हो गया। अब क्या करेंगे ना कि देखिए सभी टर्म में y y y कॉमन है, y इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है।
तो यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो d के पावर n बचेगा प्लस p1 d के पावर n-1 बचेगा प्लस p2 d के पावर n-2 बचेगा प्लस डॉट 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 pn। और क्या कॉमन निकालने हैं? y को कॉमन निकालने हैं। तो y इज इक्वल टू x। ये समझ में आया? एक एक स्टेप को समझते चलना है। सबसे पहले क्या किए कि पुट कर दिए इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हम लोगों का ये था, उसके अंदर ये वैल्यू को पुट किए। उसके बाद वहाँ पे y को कॉमन निकाल लिए। अब इसमें क्या करेंगे कि इसको लिख देंगे छोटा करके f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। ये आप लोगों को शायद नहीं समझ में आएगा। देखिए ये जो इसका वैल्यू है ना, d के पावर n, p1 d के पावर n-1, p2 यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू को f ऑफ d पुट कर दिए। अब f ऑफ d क्यों पुट किए? जैसे कि क्योंकि पॉलिनोमियल d के अंदर है, यहाँ पे लिखा रहता है f ऑफ x, मतलब जो भी इधर टर्म आएगा ना वो x में आएगा। जैसे x² प्लस 3x-4, तो ये सिर्फ x के अंदर आएगा। अगर यहाँ पे लिख दिया गया कि f ऑफ d, तो इसका मतलब है कि इधर जो भी टर्म आएगा वो किस में आएगा? d के अंदर आएगा, क्योंकि ये फंक्शन किसका है? d का है। इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं d³ माइनस 3d² प्लस 4d। तो ये क्या लिखे? जो भी इसके अंदर में था ना उसी के टर्म में इसको लिख दिए। तो अगर कहीं पे लिखा रहेगा d² प्लस 4d माइनस 4, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं f ऑफ d? तो वही तो लिखा गया है कि ये कंप्लीट किस में था? d के पावर n, d सब में d दिख रहा है, इसीलिए हम लोग लिख दिए फंक्शन इन d। अब आप लोग बोलोगे कि p1 p2 कैसे आ गया? जैसे यहाँ पे आया है, ये p1 p2 और p3 और pn क्या है? कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ पर भी तो कांस्टेंट आया। देखिए d के पावर 3 बगल में क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। d², उसके बगल में क्या है? -3 कांस्टेंट आया। तो यही सब p1 p2 का वैल्यूज़ है। यहाँ पे p1 p2 p3 यही है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स, और इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 2। और ये जो आप लोगों को बताया जा रहा है ये क्या है? वर्किंग रूल। तो इसको आप लोगों को ध्यान से समझते चलना है एक एक स्टेप को। तो यहाँ पे हम साथ में बता देंगे कि वेयर f ऑफ d क्या है? f ऑफ d को ये माने यहाँ से लेकर के, तो यहाँ पे लिख देंगे d के पावर n प्लस p1 d के पावर n-1 प्लस p2 d के पावर n-2 प्लस डॉट 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 करेंगे p के पावर n। यहाँ तक माने हैं तो उसी को लिख दिए कि f ऑफ d किसको माने हैं? तो यहाँ से यहाँ तक f ऑफ d, उसके बाद y था तो y लिख दिए और इक्वल टू x। यहाँ तक समझ में आया? अब हम लोग आगे क्या करेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन ध्यान से सुनिए, ये पहला बार आप लोग टर्म सुन रहे होंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये नया टर्म से डरना नहीं, बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ नया नाम आया है, काम वही है। क्या करेंगे कि फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में आप लोग पढ़े थे ना, उसी प्रकार से यहाँ पे आता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ तक हम लोग सॉल्व किए तो क्या करेंगे ना कि पुट d इज इक्वल टू m। d का जहाँ भी वैल्यू होगा उसको हम लोग किसके बराबर पुट करेंगे? m के बराबर करेंगे। एंड इक्वेट टू 0, 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। और इक्वेट का मतलब इक्वल टू, मतलब जहाँ भी d रहेगा ना वहाँ पे m करेंगे और उसको 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। जैसे कि
यहाँ पे लिखा गया है d² + 4d - 5। तो अगर एक्जुअलरी इक्वेशन निकालने बोलेगा ना, तो जहाँ पर d है, देखिए पुट d = m, तो d की जगह पर m पुट कर दीजिए, m² + 4, d की जगह फिर से m -5, और साथ में क्या बोला, इक्वेट टू 0, तो 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। इसी को क्या बोलते हैं, एक्जुअलरी इक्वेशन। तो एक्जुअलरी इक्वेशन के लिए क्या करना है, पुट d = m एंड इक्वेट टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी वाले इक्वेशन को जहाँ पे d है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, m पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आगे दैट इज इक्वल टू f(m), और साथ में जो y है ना, वो y एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो पुट d = m एंड इक्वेट टू 0, वही काम किए हैं। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर f(m) = 0 है तो f(m) का वैल्यू क्या होगा, तो f(m) का वैल्यू वही होगा जो f(d) का वैल्यू था। तो f(d) का वैल्यू क्या था, देखिए f(d) का वैल्यू ये था। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे जहाँ जहाँ d है वहाँ पे क्या यूज कर देंगे, m यूज कर देंगे। तो हम लोग लिख देंगे, देखिए m⁴n + p1 m⁴n-1 यहाँ से लिखा जा रहा है। सिर्फ क्या किया है ना कि d की जगह पर m को एक्सचेंज कर दिया गया है। यहाँ पे p2, यहाँ पे m⁴n-2 + ... pn = 0। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे 0 क्यों आया, क्योंकि f(m) = 0 है, इसीलिए 0 के साथ इक्वेट किया गया है। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी इक्वेशन रहता है, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग देखें कि x² + x - 1, तो इसको हम लोग रूट्स निकालते हैं ना, x का वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करता है वो निकालने जानते हैं। तो x का कितना वैल्यू आता है, 2, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर कितना है, 2, इसीलिए ये भी एक प्रकार का इक्वेशन है। और इसका इक्वेशन का जब सॉल्व करेंगे तो m का कितना वैल्यू आएगा जो इसको 0 करेगा, तो m का जितना हाईएस्ट पावर होता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि m का जो हाईएस्ट पावर है कितना है, n है। जैसे कि x का हाईएस्ट पावर 2 होता है तो x का 2 वैल्यू निकलता है, तो m का हाईएस्ट पावर n है, इसीलिए n वैल्यूज निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हेयर मैक्सिमम डिग्री कितना है, n है, और डिग्री किसको बोलते हैं, जो हाईएस्ट पावर होता है। ये जो हाईएस्ट पावर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितना है, n है, इसीलिए ये जो इक्वेशन है उसका कितना रूट्स निकलेगा, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एबव इक्वेशन हैज़ n रूट्स, क्योंकि अगर पावर 2 रहता तो 2 रूट्स निकलता, और रूट्स को ही क्या बोलते हैं, जीरोज। तो अब जो m का वैल्यू निकलेगा वो लिख देंगे हम लोग। तो लिखेंगे कि दैट इज m का जो वैल्यू आएगा, m1 m2 m3 ... mn तक आएगा। क्यों, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर था ना वो n था। जैसे कि हम लोग क्वाड्रेटिक के अंदर सॉल्व करते थे, x² + 4x + 3 = 0, तो x का कितना वैल्यू निकलता था, 2 वैल्यू निकलता था, x1 और x2, तो 2 वैल्यू निकलता था ना इसका। तो उसी प्रकार से ये जो इक्वेशन देख रहे हो आप लोग, इसके ऊपर वो हाईएस्ट पावर कितना था, n था, तो उसका कितना रूट्स निकलेगा, n रूट निकलेगा। तो उसी लिखा गया है m1 m2 m3 कहाँ तक, mn तक।
अब हम लोगों का लास्ट हो गया कि हैंस जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज जनरल सॉल्यूशन क्या निकला, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। क्या है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, यही हम लोग को निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज। अब यहाँ पे इक्वेशन 2 की जगह हम इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं या फिर एभव इक्वेशन भी लिख सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला इक्वेशन का ही तो हम लोग सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब सी एफ प्लस पी आई क्या है और ये निकलता कैसे है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सी एफ का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या होता है, बोलिए तो एक बार, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और जो पी आई का वैल्यू होगा वो होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल्स। तो y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई कर देंगे तो हम लोगों का जनरल सॉल्यूशन निकल जाएगा। और इससे पहले वाले लेक्चर में, 2 लेक्चर पहले आप लोगों को बताया गया था कि जनरल सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट होता है, वही ना बताए थे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और हम लोगों को निकालना रहता है जनरल सॉल्यूशन। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये सी एफ और पी आई निकलेगा कैसे। तो सी एफ निकालने के लिए कुछ अलग रूल है और पी आई निकालने के लिए अलग रूल है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को उतना नहीं बताया जाएगा, क्योंकि आप लोग टोटली कंफ्यूज हो जाओगे, आप लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। तो जितना कम बताया जाएगा उतना आप लोगों के लिए बेहतरीन होगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को तो अगला लेक्चर में सी एफ और पी आई बताया जाएगा और वो क्वेश्चन भी लिखवाया जाएगा जो 12 मार्क्स का आता है। लेकिन उससे पहले आप लोग इस लेक्चर को ना ध्यान से समझ लीजिएगा कि कहाँ पे एक एक स्टेप में क्या बोला है, और यहाँ तक जो स्टेप लिखाया गया है ना उसको याद कर लेना है। जहाँ से हम बोले थे सॉल्यूशन करवाए थे वहाँ से, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक और 1-1.5 पेज और होगा, वहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट लिखना पड़ेगा और 12 मार्क्स मिल जाएगा। तो आप लोग समझ लीजिएगा, या फिर जैसे भी आपको होता है ये करके ही जाना है आपको। और आपसे रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले आप लोग इसको ना रिवाइज डेफिनेटली कर लीजिएगा, और जितना भी पिछला बताया गया है ना वो भी करते जाइएगा। थैंक यू।